कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इस कानून के तहत स्वयंसेवी संस्थाएं और एनजीओ विदेशी सहयोग या अनुदान प्राप्त करते हैं। 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा एफसीआरए एक्ट 2010 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इन बदलावों को लेकर कुछ विवाद भी सामने उभर कर आए थे। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एफसीआरए एक्ट पर अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए ये टिप्पणी की गई थी कि विदेशी धन का दुरुपयोग न हो, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। एनजीओ ग्रास रूट लेवल पर कार्य करती हैं। सरकार के प्रयास जहां तक नहीं पहुंच पाते, वहां ये संस्थाएं जमीनी स्तर पर जाकर लोक कल्याणकारी कार्यों में भाग लेती हैं। इन लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होना स्वाभाविक ही है। इन संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा विदेशी अनुदान या सहयोग पर निर्भर करता है। यही विदेशी सहयोग को रेगुलेट करने के लिए एफसीआरए एक्ट को पारित किया गया था, किंतु ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विदेशों से प्राप्त होने वाले धन का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए हो जिस उद्देश्य के लिए धन भेजा जाता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, ये सुनिश्चित करने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि हाल ही में कुछ संस्थाओं पर ये आरोप लगे हैं कि तथाकथित रूप से धर्मांतरण के लिए उन्होंने इस प्रकार के अनुदान का प्रयोग किया है। आरोप तो यहाँ तक भी लगे हैं कि नक्सलियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी इस प्रकार के धन का प्रयोग हुआ है। मामला गंभीर है। आज की इस वीडियो में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों है, एनजीओ क्या होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी आपके पाठ्यक्रम में डायरेक्ट रूप से दिया गया है। आज के इस वीडियो को हमने निम्नलिखित सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आखिरकार क्या है। जब बात बार बार विदेशी योगदान, विदेशी अनुदान की हो रही हो, तो इस कीवर्ड को समझना भी इतना ही ज़रूरी हो जाता है। गैर सरकारी संगठन, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पाठ्यक्रम के लिहाज से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एफसीआरए के प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में क्या बदलाव किए गए, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बदलावों पर भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। इसके बाद विदेशी योगदान, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी समूह, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था इसको लेने के लिए एक तरीके से एलिजिबल है, बल्कि कुछ व्यक्तियों पर इस अनुदान को लेने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी हम देखेंगे। अंत में रेगुलेशन की आवश्यकता क्यों है, जो कि आपको अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स देके बताया कि कुछ संस्थाओं पर देश की सुरक्षा के प्रति कुछ प्रतिकूल कार्य करने के आरोप लगे हैं। इस संदर्भ में भी रेगुलेट करना आवश्यक हो जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। एफसीआरए से संबंधित विवाद क्या है, कोई कानून एक अच्छे उद्देश्य के लिए लाया गया है, तो फिर भी ऐसी क्या स्थिति या परिस्थिति है कि इस कानून से संबंधित विवाद उठते ही रहते हैं। और अंत में वे फॉरवर्ड में एक संतुलित नज़रिया विकसित करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया दिखाया गया है, जिसमें 2010 में जो आपका ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसको नोटिफाई किया गया है। इन सब चीज़ों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से ऑफिशियल गैजेट में चीज़ों को दिखाया जाता है। खैर, अब हम बात करते हैं कि ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ये चर्चा में क्यों है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा के द्वारा एक स्थापित संस्था है
धार्मिक मंडली है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, इसके FCR पंजीकरण को यानी कि इसके रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल को करने पे मना कर दिया है, या आप कह सकते हैं कि इसके पंजीकरण को नवीनीकृत करने पर रोक लगा दी है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि कुछ प्रतिकूल इनपुट्स देखे गए थे। हालांकि यहाँ पे हमारे सामने गृह मंत्रालय की ही एक रिलीज़ है, ये PIB से हमने कटिंग ली है, जहाँ पे गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि उन्होंने MOC के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जो उनका FCRA का लाइसेंस था उसके नवीनीकरण के आवेदन को एक तरीके से अस्वीकृत कर दिया है, रिन्यूअल करने से मना कर दिया है। कारण वही है कि उनको कुछ प्रतिकूल इनपुट्स मिले थे। हालांकि मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि हमें नवीनीकरण की अस्वीकृति के बाद समीक्षा के लिए कोई अनुरोध या आवेदन भी प्राप्त नहीं हुआ है। ये तो था कि ये मुद्दा चर्चा में क्यों है, क्योंकि मदर टेरेसा के द्वारा देखिए स्थापित कोई संस्था हो और उससे जुड़ी न्यूज़ हो तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। अब हम समझते हैं कि FCRA क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हिंदी भाषा में इसको विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कहा जाता है। ये एक्ट व्यक्तियों, संगठनों, कंपनियों के विदेशी योगदान को मंजूरी देता है। देखिए, बात भले ही बार बार स्वयंसेवी संस्थाओं और NGO की जाती हो, किंतु आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखनी चाहिए कि इस एक्ट में कोई भी व्यक्ति, किसी भी संस्था या किसी भी ग्रुप को जो है मंजूरी दी गई है इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने की। जो विदेशी अनुदान है इसको एक्सेप्ट करने के भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आपको पहले से ही इस कानून के तहत एक लाइसेंस लेना रहता है। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय इस कानून की अथॉरिटी है, वही लोग इस कानून के लाइसेंस से संबंधित इंस्पेक्शन और ऑडिट भी करते हैं। तो या तो आपने पहले से ही कोई लाइसेंस ले लिया है और लाइसेंस प्राप्त होने के बाद आपको जो है अनुमति मिल जाती है विदेशी योगदान को प्राप्त करने की, या फिर अगर आपने पहले से कोई लाइसेंस नहीं लिया है तो हर समय विदेशी योगदान प्राप्त करने से पहले आपको केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है। केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेकर भी आप जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अपनी संस्था को FCRA के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। जितनी भी NGO हैं इनको FCRA एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, तभी वो विदेशी अनुदान को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने समझा कि ये एक्ट क्या है। अब देखिए, हम जानते हैं कि ये जो अनुदान है इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक कार्य या राष्ट्र हित में ही प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि एक्ट के अंदर कुछ 5 उद्देश्य डिफाइन किए गए हैं। आने वाली स्लाइड्स में हम उनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। वो 5 उद्देश्य आपको अपने परीक्षा की दृष्टि से याद होने चाहिए। अब एक वर्ड आ रहा है आपके सामने बार बार, विदेशी योगदान, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये क्या है? किसी भी फॉरेन सोर्स से, विदेशी सोर्स से आपको कोई करेंसी, सिक्योरिटी या फिर कोई आर्टिकल भी एक निर्दिष्ट मूल्य से अगर अधिक है, गवर्नमेंट ने एक डिफाइंड वैल्यू आपको दे दी है, अगर उस निर्दिष्ट मूल्य से अधिक की कोई करेंसी है, कोई सिक्योरिटी है, कोई आर्टिकल है, तो विदेशी योगदान या अनुदान की कैटेगरी में आता है। उसके दान या ट्रांसफ़र को ही ये विदेशी अनुदान कहा जाता है। और इस विदेशी अनुदान का नियंत्रण इसलिए आवश्यक है ताकि इस प्रकार का कोई सहयोग भारत की आंतरिक सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल असर ना डाले। यहाँ पे देखिए, केंद्र ने कहा है कि FCRA के तहत पंजीकृत 50,000 लोगों में से 23,000 से भी कम व्यक्तियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र सक्रिय हैं और गैर अनुपालन करने वाले करीब
20,600 पंजीकरणों को केंद्र सरकार द्वारा रद्द किया जा चुका है। संख्या काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने एक हलफनामा पेश किया था, जिसमें केंद्र ने अपना एक स्टैंड रखा। इसमें इन्होंने कहा है कि किसी भी एनजीओ को विदेश से धन प्राप्त करने का मौलिक अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का भी क्या एक एंगल इस टॉपिक में बनता है, ये भी हम समझेंगे। आर्टिकल 14 जो कि समता का अधिकार देता है, आर्टिकल 19(1) जिसका भाग ए जो कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, इसके साथ ही आर्टिकल 19(1) जो आपको संघ बनाने की अनुमति देता है। ये सभी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। और एनजीओ जब कोर्ट में अपनी याचिका दायर करते हैं तो इन्हीं आर्टिकल्स का एक तरीके से हवाला देते हैं। किंतु केंद्र ने अपना एक स्टैंड दिया है कि विदेशी धन प्राप्त करना आपके मौलिक अधिकार के अंदर नहीं आता। तो यहाँ तक हमने समझा कि FCRA एक्ट क्या है, विदेशी योगदान क्या है। अब हम समझते हैं कि एक और कीवर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, एनजीओ, जो नॉन प्रॉफिट हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या है। देखिए, कोई भी संस्था जो सरकारी नहीं है और ना ही वो लाभ के लिए कार्य करती है, उसे एनजीओ की कैटेगरी में डाला जा सकता है। ये कुछ आम व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी विशेष पर्पज के लिए, वो धार्मिक पर्पज़ हो सकता है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ पर्पज़ हो सकता है, कोई भी आप समझिए सामाजिक पर्पज़ हो सकता है, उसके लिए काम करते हैं। वही संस्था एक एनजीओ के कैटेगराइजेशन के रूप में मानी जाती है। आपको ध्यान ये रखना है कि ना तो ये जो निकाय है सरकार का हिस्सा होता है, ना ही ये कोई पारंपरिक व्यवसायिक संगठन होता है जो कि लाभ के लिए काम करता हो, गैर लाभकारी संगठन। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बताया कि एक आम नागरिकों का समूह होता है जो कुछ व्यापक गतिविधियों में शामिल होता है। इसके बाद देखिए कि जो ये एनजीओ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में मदद करते हैं। अभी कोविड के टाइम पे भी हम सभी ने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ पढ़े थे जहाँ पे कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ गवर्नमेंट की एजेंसीज फूड वगैरह पहुँचाने में सफल नहीं हो पा रही थी। वहाँ पर एनजीओ ने काफ़ी बढ़ चढ़कर बहुत अच्छे प्रयास किए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में एक एनजीओ रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से कानून हैं। तो किसी भी गैर सरकारी संगठन को भारत में रजिस्टर करने के लिए भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, इसके अलावा धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1863, भारतीय न्यास अधिनियम आदि के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। एक फैक्ट आप ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे अधिक सक्रिय एनजीओ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके बाद देखिए, जो एनजीओ विदेशों से धन प्राप्त करते हैं उनको गृह मंत्रालय के साथ जो आपका FCRA एक्ट है, इसके तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले भी समझी। अब हम समझते हैं कि FCRA जो एक्ट है, इसके कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, साथ ही जब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है 2020 में तो उसमें क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले देखिए, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे 1976 में इस कानून को पारित किया गया था। उद्देश्य यही था कि विदेशों से प्राप्त होने वाले धन को रेगुलेट किया जा सके ताकि इस धन का प्रयोग किन्हीं प्रतिकूल उद्देश्यों के लिए ना हो। इसके बाद 2010 में इस एक्ट को संशोधित किया गया। काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए थे। इसके बाद देखिए 20 सितंबर 2020 में एक संशोधन बिल जो है लोकसभा में पारित हुआ और ये जो रेगुलेशन एक्ट आपका 2010 था, इसके अंदर अमेंडमेंट करता है। आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से बदलाव 2020 के बिल ने किए थे। नेक्स्ट देखिए, विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाले सभी संघ यानी कि एसोसिएशन, ग्रुप और एनजीओ पर ये लागू होता है। इसके बाद देखिए, लाइसेंस का रिन्यूअल
एक बार आपको लाइसेंस मिल गया, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता। एक समय अवधि के बाद आपको अपने लाइसेंस को नवीनीकृत कराना पड़ता है। इसके बारे में नियम है कि लाइसेंस की समयावधि समाप्त होने से 6 महीने पहले आपको लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अपना एप्लीकेशन देना होगा। लाइसेंस को रिन्यू करने से पहले गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करेगी, जांच होगी, आपके खातों का ऑडिट होगा और संतुष्टि होने के बावजूद ही आपके लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है। तो एक तरीके से एक पूरा मैकेनिज्म है। इसके बाद देखिए कि जो 2020 वाला जो बिल आया था, जिसने 2010 के एक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज ये था कि जो प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आप उस अनुदान का प्रयोग करते थे, उसका जो है परसेंटेज चेंज कर दिया गया। कुछ बातें आपको यहाँ समझनी है। आपको विदेशी अनुदान प्राप्त हुआ, पहले नियम ये था कि उसका 50% यानी कि 50% आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, किंतु अब नियम ये है कि आप उसका केवल 20% ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चेंज ये किया गया कि एसबीआई की दिल्ली में स्थित ब्रांच, जिसको कि केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया हो, उसके एक डेडिकेटेड एफसीआर खाते में ही आप अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। उस खाते में ना तो किसी और जगह से धन लिया जाएगा और ना ही उससे धन कहीं और किसी और पर्पस के लिए दिया जाएगा। एक खाता होगा, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होगा, एफसीआर के लिए निर्दिष्ट होगा, उसी खाते के अंदर आपको अनुदान प्राप्त करना होगा। हालांकि एक बार अनुदान प्राप्त होने के बाद फिर आप उसका दूसरे खातों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको 2015 के केंद्र सरकार के नियम के अनुसार उस धन का प्रयोग केवल उसी पर्पस के लिए करना होगा जिस पर्पस के लिए आपको वो धन प्राप्त हुआ है। ये कुछ चेंजेस थे। इसके बाद देखिए, इसी में एक ये है कि आप खुद भी लाइसेंस का सरेंडर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका उद्देश्य पूरा हो गया है या फिर आप विदेशी अनुदान प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, किसी भी वजह से अपनी लाइसेंस को सरेंडर करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार से अनुमति लेकर आप अपने लाइसेंस को सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर गवर्नमेंट को कोई शक होता है, उनको कुछ प्रतिकूल इनपुट्स मिलते हैं, तो वो आपके लाइसेंस को 180 डेज 180 दिन की अवधि के लिए जो है निरस्त कर सकती है और इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 एनजीओ के लाइसेंस को निरस्त किया था क्योंकि गवर्नमेंट को उनके प्रति कुछ प्रतिकूल इनपुट्स मिले थे। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने स्लाइड की शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो आप विदेशी धन प्राप्त करते हैं, इसका जो पर्पस है वो कुछ डिफाइंड उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। वो 5 हैं, आपको ध्यान रखने हैं। सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, यानी कि सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमी और कल्चरल, ये 5 पर्पस है जिसके लिए आप इस अनुदान का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस किए गए, जैसे जो बड़े एनजीओ हैं वो उस धन को किसी दूसरे छोटे एनजीओ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा चेंज इसके तहत किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी कुछ चेंज किया गया, उसको भी हम जानेंगे। उससे पहले देखिए, इस एक्ट के अंतर्गत कुछ लोगों पर विदेशी योगदान लेने पर पाबंदी है, क्योंकि राष्ट्रहित की बात आ जाती है। जो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, एथिक्स का ये एक टॉपिक है, इसकी बात आती है, तो इसीलिए कुछ लोगों पर पाबंदी लगाई गई है। कौन है वो व्यक्ति? जो चुनावी उम्मीदवार हैं, अखबार के संपादक या पब्लिशर हो गए, जज, सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, विधायिका का कोई सदस्य और राजनीतिक दल। हालांकि राजनीतिक दलों को लेकर नियमों में एक बदलाव हुआ है, हम आगे इसको जानेंगे।
ये जो बिल था इसने पब्लिक सर्वेंट्स को भी अब इस सूची में शामिल कर दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट जो एक्चुअली सर्वेंट होता है वो कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो सरकारी सेवा में है या सरकार से किसी भी प्रकार का आप समझ लीजिए वेतन प्राप्त करता है या फिर उसको गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का मेहनताना मिलता है। इन लोगों को जो है इस एक्ट में प्रोहिबिट किया गया है किसी भी तरह के फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेने पर। नेक्स्ट देखिए, 2017 में होम मिनिस्ट्री ने वित्त विधेयक के जरिए इस कानून में एक बदलाव किया, एक थोड़ा सा संशोधन किया और इसके बाद ये हो गया जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल हैं, वो किसी भी विदेशी कंपनी की या तो भारतीय सहायक कंपनी हो या फिर ऐसी विदेशी कंपनियां जिसमें भारतीयों का शेयर 50% या उससे अधिक हो, उससे फंड ले सकती है। समझते हैं, या तो किसी भी विदेशी कंपनी की कोई भारतीय सहायक कंपनी है या किसी भारतीय कंपनी में ही किसी कंपनी का, विदेशी कंपनी का 50% या उससे ज़्यादा शेयर है, तो वहाँ से फंडिंग लेना पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अब अलाउ कर दिया गया है। थोड़ा सा ये चिंता का विषय है और इसको लेकर इस कानून की आलोचना भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए रेगुलेशन की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ एनजीओ के लाइसेंस को निरस्त किया है। दरअसल 2010 से लेकर 2019 के बीच का अगर डाटा देखें तो जो विदेशी अंतर्वाह है वो दोगुना हो गया है, लेकिन इस विदेशी धन का उद्देश्य उसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है जिन लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए वो भेजा जा रहा है या जिसके लिए जो संस्था है उसने रजिस्ट्रेशन लिया है। दरअसल 2015 में गृह मंत्रालय ने एक नियम बनाया था जिसमें एनजीओ को ये वचन देना होता है कि भारत की संप्रभुता या अखंडता या भारत के किसी भी अन्य देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि कुछ एनजीओ पर ये आरोप लगे हैं कि वो कन्वर्जन यानी कि धार्मिक रूपांतरण के मामलों में संलग्न है या फिर नक्सलियों की फंडिंग या उनको प्रशिक्षित करने के भी कुछ आरोप तथाकथित रूप से लगे हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल मामला हो जाता है, इसीलिए इस फंडिंग को रेगुलेट करना बहुत आवश्यक है। यही आपको यहाँ भी बताया गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की इनपुट से पता चला था कि भारत में प्रवेश करने वाला विदेशी धन, इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अस्थिर करने वाली गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। सीबीआई के अनुसार, ये नेक्स्ट पॉइंट है, 22 लाख से ज़्यादा जो गैर सरकारी संगठन हैं उसमें से केवल 10% ही अपनी वार्षिक आय या व्यय का विवरण उन अधिकारियों के पास दाखिल करते हैं जिनके पास वो रजिस्टर्ड हैं। तो देखिए 22 लाख में से केवल 10%। उसके बाद 2017 में जो गृह मंत्रालय ने एक संशोधन कर दिया है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अलाउ कर दिया है फंडिंग के लिए, तो यहाँ पर भी एक्चुअली एक चिंता का विषय बनता है और इसीलिए इसको रेगुलेट करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। मुद्दे की गंभीरता आप अभी तक समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई हैं जहाँ पे न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स है। होम मिनिस्ट्री का हमने एक डाटा लिया है, देखते हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि 2010 वाला जो एफसीआरए का एक्ट था, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं 2020 में। वो चेंजेस क्या हुए हैं कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चेंजेस हम अभी देखते हैं। पहला चेंजेस ये है कि जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं यानी कि जो सरकारी सेवक हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरा चेंज हुआ है कि जो
ट्रांसफ़र ऑफ फंड हुआ है एफसीआरए के तहत आपको, वो आप किसी दूसरे इंडिविजुअल को या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकते, वो आपको स्वयं ही यूज़ करना पड़ेगा। तीसरा चीज़ ये हुआ है कि उस एनजीओ को जो कि अपने आप को रजिस्टर्ड करती है, उसको कुछ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, अपने डायरेक्टरों और निदेशकों के आधार कार्ड नंबर को देना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट देखिए कि अब गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर उनको कुछ संदिग्ध लगता है तो वो 180 डेज़ के लिए आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें भी पहले इंस्पेक्शन होगी तभी आपके लाइसेंस का रिन्यूअल होगा। इसके बाद एक डेजिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट बनाना होगा, मैंने आपको बताया एक निर्दिष्ट आपको अकाउंट बनाना होगा जिसमें आप अनुदान को प्राप्त करेंगे। उस अकाउंट का प्रयोग आप अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते। और अंत में मैंने आपको बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आप फंड यूज़ कर सकते हैं वो केवल 20% ही कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस के सरेंडर करने का विकल्प भी आपको दिया है। अब बात आ जाती है, देखिए क्रैकिंग डाउन, यानी कि एफसीआरए कैंसिलेशन जो हो रहा है उसका क्या डाटा है। 2011 में केवल 4 का ही जो है लाइसेंस कैंसिल हुआ था, लेकिन आप पूरा डाटा देखिए 2015 में लगभग 10,000 थे, 17 में 4,000 थे, 2019 में भी 1800 के लगभग जो है लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डाटा है। इसके आप देखिए कि एफसीआरए के अंदर जो नंबर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है जो रजिस्टर्ड थी वो भी डिक्लाइन हो रही है। ये फाइनेंशियल ईयर 2015 का डाटा है, लगभग 24,500 के लगभग संस्थाएं थी। फाइनेंशियल ईयर 2019 में देखिए ये सिर्फ 21,000 कुछ रह गई हैं। तो इस डाटा से आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार का एक शिकंजा कसता जा रहा है इस प्रकार की संस्थाओं के साथ और नियम जो हैं कड़े हो रहे हैं। अब देखिए ये तो हमने समझा कि एफसीआरए कानून क्या है, किन लोगों पर पाबंदी है, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, चेंजेस क्या हुए हैं, क्या वो मुद्दे हैं जिनके लिए इसको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कि आखिर एफसीआरए जो ये कानून है इससे संबंधित और विवाद क्या हैं। सबसे पहला तो ये है कि अपरिभाषित दायरा। इस कानून के अंदर एक कीवर्ड यूज़ हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा जो कीवर्ड यूज हुआ है इसको डिफाइन कहीं नहीं किया गया है। अगर गवर्नमेंट किसी संस्था के लाइसेंस को ये कहकर कैंसिल कर दे कि ऐसा नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनज़र किया गया है, तो हमें ये पता नहीं है कि उस नेशनल सिक्योरिटी का जो एक एरिया है इसके अंदर किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया है। इसको थोड़ा सा परिभाषित करने की आवश्यकता है क्योंकि अनडिफाइंड चीज़ें थोड़ा सा जो है एक ब्लर एरिया यहाँ पे आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता थोड़ी कम रह जाती है। नेक्स्ट देखिए ये मौलिक अधिकारों को सीमित करता है। जैसे कि मैंने बताया आपको आर्टिकल 14 ये एक समता का अधिकार देता है, यानी कि सबके साथ समान बर्ताव कानून के द्वारा किया जाए। उसके अलावा जो आपका आर्टिकल नंबर 21 है ये आपका राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन यहाँ पे इंस्पेक्शन ऑडिट वगैरह होता है। इसके अलावा आपका जो ज़रूरी आर्टिकल है यहाँ पे वो आ जाता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19(1) का जो पार्ट ए है ये आपको एक फंडामेंटल राइट देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की आज़ादी आपको देता है। इस फंडामेंटल राइट का दरअसल यहाँ पे ये सीमित होता है। इसके अलावा आपका आर्टिकल नंबर 19(1) के अंदर जो संघ बनाने की स्वतंत्रता है ये वाला मौलिक अधिकार भी प्रभावित होता है। तो ये कुछ विवाद हैं जो इस कानून से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको हर वीडियो में एक बात बार बार बोलती हूँ कि हमेशा हमें पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित नज़रिया विकसित करने की आवश्यकता होती है। हमने विवादों को जाना, अब हम देखते हैं कि आपका वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि
जो गैर सरकारी संगठन है ये वास्तव में ज़मीनी स्तर पर जाकर काम करते हैं। ग्रास रूट लेवल पर जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं वहाँ पे एनजीओ काफ़ी प्रभावशाली साबित होते हैं। पेंडेमिक में भी ये बात बार बार साबित हुई है। लेकिन अगर इनके संसाधनों की जो सोर्सेस हैं उनका कड़ा विनियमन किया जाएगा तो एक क्रंच पैदा हो जाएगा और जो कहीं ना कहीं इनकी कार्रवाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। तो रेगुलेशन होना चाहिए लेकिन सीमित तरीके पे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि जैसे जैसे ये एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं, गवर्नमेंट थोड़ा सा शिकंजा अपना कस रही है, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इसका प्रभाव पड़ा है। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदिवासी इलाकों में जो एनजीओ ट्रीटमेंट वगैरह या कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे थे, इस सेक्टर में भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अंत में देखिए ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वैश्विक समुदाय भी इन सब गतिविधियों को लेकर आलोचना करता है, तो यहाँ पर भी एक मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए या जो विदेशी संस्थाएं हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, जो धन भेजती हैं इस तरह की गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ भी हमें एक अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। तो एक बैलेंस अप्रोच रखते हुए हम लिखेंगे। ये जो आपका टॉपिक है ये आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 और सामान्य अध्ययन पेपर 3 दोनों के ही एक्चुअली पाठ्यक्रम से रिलेट करता है। आपको हमेशा इंटरलिंकिंग करके पढ़ना चाहिए। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि एफसीआरए से संबंधित एक उत्तर का आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी टीम उसको ज़रूर देखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन आपको प्रेस करना है क्योंकि हमारी तरफ से डेली आपको करंट अफेयर एनालिसिस की एक वीडियो प्राप्त होगी। नोटिफिकेशन मिलने से आप उस वीडियो को देखने में सक्षम होंगे। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।